पेयजल नहीं है। हर साल तकरीबन 15 लाख बच्चों की मृत्यु गंदे पानी के कारण से होती है और हिंदुस्तान की 42% नदियाँ आज खतरे के स्तर से ज़्यादा दूषित हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 18% हिंदुस्तान में निवास करता है, वह उनके पास कुल विश्व के पेयजल का मात्र 4% है, जबकि हमारी बराबर जनसंख्या के चीन के पास यही आंकड़ा 6% का है। हिंदुस्तान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की 8 करोड़ की जनसंख्या के लिए ये पेयजल संकट और भी गहरा है। हमारे यहाँ पर विश्व का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान यहाँ मौजूद है, जो कि इस पूरे विश्व का सबसे घनत्व वाला रेगिस्तान है, जहाँ पर राजस्थान की तकरीबन 40% आबादी निवास करती है। 2022 में आए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एक रिपोर्ट के आधार पर इस थार रेगिस्तान में पानी संचय करने हेतु कुएं व बावड़ियों के पास जो हमारी महिलाएं जल लेकर आती है, उनको साल में औसतन 14,000 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है। अब आप कल्पना करिए, प्रतिदिन 10 से 20 लीटर का सिर पर घड़ा लेके चलना, और वो भी 40-40 किलोमीटर तक के लिए। अगर वो 3 साल लगातार ये सफर करें तो वो निश्चित रूप से पूरे धरती का एक पूरी परिक्रमा कर लेंगे। पिछले 70 सालों के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर 40 से अधिक सूखे पड़े। पिछली सदी में राजस्थान की थार की जनसंख्या 500% से बढ़ी है और साथ ही जितना भी हमारा पशुधन है वो 130% से बढ़ा है। तो निश्चित रूप से जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे जल हो चाहे कुछ और हो, उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। और जिस प्रकार से हम सतही जल और भूजल का हम दोहन कर रहे हैं, उससे जो भी हमारा भूजल है वो स्तर नीचे जा रहा है और नलकूप भी लगातार सूखते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम हमारे जितने भी पारंपरिक जल स्रोत हैं उनके तरफ भी उदासीन है और निश्चित रूप से ये संकट और भी गहराता जाएगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं ध्यान आपका साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन की तरफ ले जाना चाहूँगा, जिसकी जनसंख्या पूरे जयपुर की जनसंख्या के बराबर है। यहाँ पर पुराने टाइम में 6 बांधों से यहाँ पे सगली हमारे जितना भी पेयजल की आपूर्ति हुआ करती थी, परंतु वहाँ मानव के कुप्रबंधन, लालच, वो प्रकृति का सम्मान नहीं करने के कारण से आज वहाँ पे ये हाल है कि वो विश्व का पहला जल विहीन शहर कहलाया गया है। वहाँ पर आज भी इमरजेंसी जैसे हालात हैं और जहाँ जिस शहर को प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 235 लीटर पानी वहाँ मिलता था, आज के तारीख में कतारों में लग लग के वहाँ पर एक आदमी को एक दिन में मात्र 25 लीटर मानी एक बाल्टी जितना पानी उनको मिलता है। तो निश्चित रूप से ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुस्तान के बेंगलोर में भी यही हाल है और कहीं ना कहीं जिसको अपन हॉलीवुड कहते हैं, यूएसए के कैलिफोर्निया राज्य के अंदर भी जो 2000 फीट तक भूजल है वहाँ खत्म हो चुका है और सूखे कारण से आए दिन वहाँ पर आगजनी की घटना में और जंगल में आग देखना हमको मिलता है। किसी समय में ये हमारा थार रेगिस्तान भी हरा भरा हुआ करता था। यहाँ पर आपके सतलज की शाखाएं इंडस, घग्गर, सरस्वती नदी बहा करती थी और 8000 साल पहले यही क्षेत्र हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा जैसे सभ्यताओं का केंद्र बना। परंतु समय बदलता गया, भौगोलिक परिस्थितियां बदली और नदियों ने खुद की दिशा बदली। उसी के साथ ये क्षेत्र फिर सूखने लगा, रेगिस्तान का विस्तार हुआ और आज यहाँ पर थार रेगिस्तान है। परंतु इसके बावजूद जो भी हमारे पूर्वज थे वो लगातार संघर्ष करते रहे, उन्होंने खुद का कभी स्थान नहीं छोड़ा और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके पुराने ज्ञान अनुभवों को आगे बढ़ाते हुए, हस्तांतरित करते हुए उन्होंने एक सुव्यवस्थित, अत्यधिक प्रभावी प्रणाली स्थापित करी। जल संचय व संरक्षण हेतु आजमाई व परखी हुई प्राकृतिक व मानव निर्मित पारंपरिक प्रणाली व संरचनाएं जैसे कुएं, जोड़ पायतन, बावड़ी, बेरी, तोबा, तालाब आदि से हमने हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उत्कृष्ट प्रबंधन व संरक्षण करा, जिससे यह थार रेगिस्तान दुनिया का एकमात्र जीवित रेगिस्तान कहलाया गया है। हम लगातार हजारों वर्षों से इस रेगिस्तानी इलाके में न सिर्फ जीवित हैं बल्कि हमारा जल प्रबंधन दुनिया में सराहा गया है। यह थार रेगिस्तान कोई आम रेगिस्तान नहीं है, यह संघर्ष व साहस का प्रतीक है। थार ने हमें यह भी सिखाया कि कैसे मनुष्य अपने दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति के साथ समाज और प्रकृति को एक दूसरे का पूरक बना सकता है। हमारा राजस्थान का काल से एक बहुत पुराना नाता रहता है। जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्य ने बात रखी, 56 काल की संवत 1996 मतलब सन 1899 के अंदर हमारे यहाँ पे 56 काल पड़ा। इस त्रिकाल के अंदर हमने अनकाल भी देखा, जनकाल भी देखा, तीन काल भी देखा। उससे ज़्यादा भयानक शायद ही राजस्थान के इतिहास में कोई काल आया हो। राजस्थान के थार की तकरीबन 1/4 जनसंख्या काल को प्राप्त हुई और
इन 3 सालों के अंदर जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने यातना सहन करी होगी, अपन उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर जो हमारी खेजड़ी होती है, उसकी छाल को, छोड़े को उतार कर उसको पानी के अंदर उबाल कर उसके रोटी की तरह हमने सेवन करा, और जो हमारे भुरट, कांटेदार भुरट होते हैं, उसको हाथों से साफ करके गट्टी में पूछ के उसके आटा बना के उसकी रोटी हमने खाई। तो इस कल्पना ही नहीं कर सकते किस विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारे पूर्वजों ने इस थार रेगिस्तान में जीवन को स्थापित भी रखा और संरक्षित भी रखा। मैं मोटी बात ये कहना चाहूँगा कि 8000 साल से जो चलती आ रही फूल प्रूफ व्यवस्था थी, उसको कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया में मिसाल बनी, उसको छोड़कर हम आज कहाँ पहुँच चुके हैं। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ, इस रेगिस्तान के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, राजस्थान के अंदर अंतिम छोर पर बैठे हुए किसी भी किसान को, किसी भी ग्रामीण को पूरे उसके हिस्से का पानी नहीं पहुंच पा रहे, और हम गोदी वाले को छोड़ के आज पेट वाले की आस कर रहे हैं। हम पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए हम उन देशों को फॉलो कर रहे हैं जिनका खुद का सिस्टम ही फेल हो चुका है। अब मुझे हमारे समाज को, उनको आचरण और व्यवहार में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि अपन को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि आज से 100 वर्ष पूर्व महाराजा गंगा सिंह जी इस रेगिस्तान के सीने को चीरते हुए लिमिटेड संसाधनों के बावजूद भी इस मरुभूमि के अंदर अगर नहर लेके आ सकते हैं, तो आज अपने पास इतने संसाधन होने के बावजूद अपन को मात्र 5 से 10 किलोमीटर अगर पानी पहुंचाना है, उसमें अपन को क्या दिक्कत आ रही है। अगर अपन इसी प्रकार से चलते रहे तो आगे संकट और गहराएगा। हम पहले एक बरसात के ऊपर हम पूरा हमारा 1 साल निकाल लिया करते थे, अब भगवान की मेहर भी हमारे ऊपर है। जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, तकरीबन 40% से अधिक औसतन बरसात बढ़ी है, और जैसलमेर जैसे सूखे जिले के अंदर भी 10 साल में 30 से 150% में इसके बरसात में इजाफा हुआ है। ये जितना भी एक्सेस रन ऑफ वाटर है, इसको हमें संचय करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए, और इसी से एक नए राजस्थान का मार्ग प्रशस्त होगा। और साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर भी हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदय, हमारे जिस प्रकार से पश्चिमी भूभाग में और पहाड़ी क्षेत्रों में जितने भी लंबे लंबे राइजिंग लाइन होती है, मेन लाइन के अंदर लोग बाग पानी चोरी करने हेतु उसको पंक्चर कर लेते हैं, और जो भी हमारे नहरी तंत्र हैं उसके मुड के अंदर जहाँ हमारे शुरुआती नहर के संरचना के अंदर अवैध मोगे और साइफन लगा ली जाते हैं, इससे अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को उनके हिस्से का पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो सरकार करोड़ों रुपए व्यय करने के बावजूद भी खुद के जो भी लक्ष्य है उस तक नहीं पहुंच पाती, और पात्र लोग आदि वंचित रह रहे। इसलिए इसी क्रम के अंदर आज से कुछ माह पूर्व, अब जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निर्देशित किया कि जांच एजेंसियों को 7 वर्ष तक की जेल की सजा वाले अपराधों के लिए पहले आरोपियों की उपस्थिति होने का नोटिस जारी किए बगैर और फिर इसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना आरोपियों को गिरफ्तार करने से बचना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अपराधियों को मात्र गिरफ्तारी का भय होता है, मुकदमों का कोई भय नहीं होता। अगर इसी प्रकार से हिंदुस्तान चलता रहा, ये राजस्थान चलता रहा, तो ये हमारा सारा तंत्र कैसे चलेगा। तो जैसे अगर अपन कनेक्शन काटेंगे, कनेक्शन काटती थोड़े दिनों बाद वापस से वहाँ पे अवैध कनेक्शन जुड़ जाएंगे। तो इस गंभीर मुद्दे को देखते हुए हमें राजस्थान इरिगेशन एंड ड्रेनेज एक्ट 19 की धारा 55 व PHD एक्ट के अंदर संशोधन करके आतंक अपराधियों के खिलाफ 1 लाख का जुर्माना व 7 वर्ष से अधिक कारावास करा जाए, क्योंकि ये सभी जब तक अपराध गैर जमानती नहीं बनाए जाएंगे, जब तक हम जो हमारा लक्ष्य चाहते हैं कि अपराधियों में भय व्याप्त हो, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसी प्रकार से जो पोंग बांध के अंदर ऊपर वाला 10 फीट का पानी है, वो पानी भी हम इंसर्जेंसी के टाइम से, पंजाब की इंसर्जेंसी 1980-90 के दशक के बाद से हम हमारा पूरा नहीं भर पा रहे हैं। तो हमें बरसात के समय पाकिस्तान के अंदर हमारा जो खुद का हिस्से का पानी है वो छोड़ना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाड़मेर और जैसलमेर का हक भी मारा जा रहा है, टेल एंड का भी हक मारा जा रहा है। तो हमें BBM के माध्यम से ये बात उठानी चाहिए। और जो हमारा फील्ड स्टाफ है, जैसे बेलदार, मेट, जिलेदार, गेज रीडर, जो IGNP में 97% पद खाली हैं, जो 3% पद बचे हैं, वो भी आगे आने वाले 2026 तक वो भी रिक्त हो जाएंगे, उससे भी तुरंत प्रभाव से बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ जो IGNP क्षेत्र में जो हमारी दूषित पानी जो IGNP हमको दे रही है, जो पेयजल में उपयोग ले रहे हैं, और ये फ्लोराइड युक्त हैंडपंप और ट्यूबवेल का पानी है, इससे भी हमारे जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। तो हमें पश्चिम राजस्थान के खासकर सेकंड फेज में थार रेगिस्तान में बरसाती टांके कैचमेंट के सहित देने चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट मेरा अनुरोध है कि जितने भी हमारे क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना है, उसमें हम मॉडल के तौर पर एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना को ले, क्योंकि गर्मी के समय में विद्युत आपूर्ति नहीं होने के कारण से पूरा पेयजल की आपूर्ति
हम हमारे गांव तक नहीं पहुंचा पाते। तो हमें एक मॉडल के तौर पर एक प्रोजेक्ट को हमको लेना चाहिए जहां पर पूरा का पूरा तंत्र सोलर पर आधारित हो, जो नेट मीटरिंग के माध्यम से जो भी अतिरिक्त बिजली हो उसको फीडर में डाले, सरकार को राजस्व की आय भी होगी और जनता को पूरा हक का पानी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।